अभी तक जिन अनसुलझे रहस्यों का खुलासा नहीं हुआ है उनकी संख्या हैरान कर देने वाली है। जैसा कि आमतौर पर इंसानी स्वभाव में होता है, हम हमेशा इन अजीब घटनाओं के जवाब तलाशते रहेंगे, चाहे वो अनजान जीवों को देखे जाने की घटनाएं हों, कभी न सुलझे अपराध हों, या फिर ऐसी गुमशुदगियां जिनका कभी कोई जवाब नहीं मिला। इन रहस्यों में हमारी दिलचस्पी कभी कम नहीं होगी। नंबर 10, अमेज़न वर्षावन हमारे ग्रह की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और खोजकर्ताओं ने दशकों से इस जंगल का दौरा किया है, और जहां कई अद्भुत खोजें पहले ही हो चुकी हैं, वहीं अमेज़न का लगभग 80% हिस्सा अब भी अनदेखा है। इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि वर्षों के दौरान जंगल में कुछ रहस्यमय खोजें हुई हैं, जिनमें से एक पिछले 25 वर्षों में खोजे गए 450 अजीबोगरीब भूचित्रों से जुड़ी है। भूचित्र बड़े पैमाने पर बनाए गए पैटर्न या आकृतियां होती हैं, जैसे कि जानवर या इंसान, जिन्हें जमीन पर पत्थरों, बजरी या मिट्टी में खुदाई करके बनाया जाता है। ये डिजाइन दुनिया भर में मिले हैं, जिनमें कई अब भी रहस्य बने हुए हैं। नए भूचित्र शायद कभी न मिलते, लेकिन उस इलाके में पेड़ पौधे हटने से जमीन का बड़ा हिस्सा खुला और कुछ जगहों पर ये अजीब चित्र मिले हैं। अब माना जा रहा है कि हजारों साल पहले जंगल में रहने वाले लोग जमीन का अच्छा प्रबंधन करते थे, फिर वे बिखर गए और प्रकृति ने वहां कब्जा कर लिया। असल में यह भी कहा गया है कि वे लोग जमीन का प्रबंधन करने में हम आधुनिक लोगों से भी ज्यादा कुशल थे। भूचित्र 5000 वर्ग मील में मिले हैं, इसलिए संभव है कि इन्हें विभिन्न जनजातियों ने अलग अलग कारणों से बनाया हो। अधिकांश को जमीन में खोदा गया है और इनकी चौड़ाई लगभग 12 गज और गहराई 13 फीट है। अधिकांश गोल, अंडाकार या चौकोर आकार के थे, कुछ अन्य साधारण थे। इन्हें पहले तब देखा गया जब पशुपालकों ने जानवरों के लिए जमीन साफ की, और इन आकृतियों का क्या मतलब हो सकता है ये सोचकर हैरान रह गए, जैसे आज वैज्ञानिक हैरान हैं। कुछ चीजें जमीन पर मिली, जबकि कई उपग्रह चित्रों से मिली। इस हवाई दृश्य से शोधकर्ताओं को आकृतियों का बेहतर दृश्य मिला, लेकिन कोई भी इनके बनने के उद्देश्य को नहीं जान पाया। इसके अलावा यह भी एक रहस्य ही बना हुआ है कि प्राचीन लोग इतनी सटीकता के साथ इतनी बड़ी आकृतियां कैसे बना पाए। यह माना गया है कि ये आकृतियां गांवों के पास नहीं बनी, क्योंकि इनके पास लगभग कोई मानव निर्मित अवशेष नहीं मिले हैं। ये सुझाव दिया गया है कि ये वे क्षेत्र दिखाते हैं जहां बहुत पहले सार्वजनिक सभाएं आयोजित की जाती थी, या ये धार्मिक गतिविधियों जैसे अनुष्ठानों के स्थल थे। लेकिन ये अभी भी केवल अनुमान ही है, क्योंकि इन स्थलों पर इस सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। एक और बात जिसने विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है वह यह है कि इन प्राचीन लोगों को किसी तरह यह पता था कि पेड़ों और झाड़ियों को कैसे हटाया जाए ताकि जियोग्लिफ बनाए जा सके, और वह भी बिना आसपास के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। उन्होंने ऐसी तकनीकों का उपयोग किया जिससे जंगल स्वस्थ रहे, जो आज अमेज़न में हो रही वनों की कटाई से अलग था। इस बात पर गौर करें कि इन जियोग्लिफ्स में से 450 का पता लगाया जा चुका है और जंगल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ, तो ये साफ हो जाता है कि इन प्राचीन जनजातियों ने ये तरीका खोज लिया था कि अपने पर्यावरण को कोई स्थायी नुकसान पहुंचाए बिना ये आकृतियां कैसे बनाई जाएं। नंबर 9, करोड़ों साल पुराने जीवाश्म को ढूंढना किसी पुरातत्वविद के लिए अद्भुत अनुभव होता है। सोचिए, अगर आपको कोई ऐसा जीवाश्म मिले कि विशेषज्ञ भी ये ना पहचान सके कि वो किस जानवर का था, तो वो कितना चौंकाने वाला होगा। यही हुआ एक शौकिया पुरातत्वविद रॉन फाइन के साथ 2011 में। उनकी खोज आज भी क्षेत्र के बेहतरीन दिमागों को हैरान कर रही है। रॉन एक समूह से जुड़े हैं जिसे ड्राई ड्रेजर्स कहा जाता है, जो सिंसिनाटी विश्वविद्यालय में आधारित एक संघ है। ये केवल शौकिया पुरातत्वविदों से बना है और उनकी खोज अब तक समूह की सबसे उल्लेखनीय खोज रही है। उन्होंने 7 दशकों में पेशेवर जीवाश्म वैज्ञानिकों की खोजों में मदद की और पुरातत्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गॉडजिला के जीवाश्म की खोज कितनी प्रभावशाली होगी यह अज्ञात है,
क्योंकि विशेषज्ञ तय नहीं कर पाए हैं कि यह क्या है। सिंसिनेटी का वह इलाका जहां यह पाया गया था 45 करोड़ साल पहले एक उथले समुद्र के पानी से ढका हुआ था। माना जाता है कि यह जीव उस समय समुद्र में रहता था, लेकिन अब भी रहस्य बना है क्योंकि इसका सिर्फ एक उदाहरण ही मिला है। इस जीव के आकार को देखते हुए ये लगभग अविश्वसनीय लगता है और इसी वजह से इसका नाम फिल्मी राक्षस गॉडजिला के नाम पर गॉडजिलास रखा गया। इस जीव की लंबाई लगभग 7 फीट थी और इसके शरीर पर कई अंडाकार लोब जैसे संरचनाएं थीं। रॉन को जीवाश्म मिलते ही समझ आ गया कि यह अब तक देखी चीजों से बिल्कुल अलग है। उन्होंने इसकी तुलना सगुआरो कैक्टस से की क्योंकि उसकी चपटी शाखाएं जीवाश्म के लोगों जैसी दिखती हैं। उन्हें यह भी तुरंत पता चल गया कि यह उस क्षेत्र में पाए गए अधिकांश जीवाश्मों जैसा नहीं है और कुछ ऐसा खोजने की संभावना से वह बहुत उत्साहित हो गए जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। बाकी चिकने जीवाश्मों के उलट गॉडजिला जीवाश्म की सतह पर बनावट पाई गई है। जैसे जैसे जीवाश्म का और हिस्सा सामने आया, यह स्पष्ट हो गया कि यह पिछले 200 वर्षों में उस क्षेत्र में पाए गए किसी भी जीवाश्म से बिल्कुल अलग है, जब से वहां जीवाश्म विज्ञानी खुदाई कर रहे हैं। यह पुष्टि हो चुकी है कि गॉडजिलस वास्तव में जैविक प्रकृति का है, लेकिन सबसे अनुभवी विशेषज्ञ भी यह तय नहीं कर पाए हैं कि यह कोई पौधा है, जानवर है या फिर वह शैवाल की कोई प्रजाति है जो लाखों साल पहले इस क्षेत्र में पनपती थी। जमीन से निकालने के बाद रॉन ने सैकड़ों हिस्सों को मेहनत से जोड़ना शुरू किया जब तक वे पूरे नहीं हो गए। उम्मीद की जा रही थी कि इससे इस जीव के बारे में और जानकारी मिलेगी, लेकिन ये सब करने के बाद भी रॉन और उनके साथी विशेषज्ञ इसकी पहचान के करीब नहीं पहुंच सके। रॉन का मानना है कि यह सीधा खड़ा था और इसके अंग थे जिन्हें वो शाखाएं कहते हैं, जो कई दिशाओं में फैली हुई थीं। रॉन ने कहा कि यह समुद्र में उगने वाली कैल्प या समुद्री शैवाल की कोई शुरुआती किस्म हो सकती है और यह नमूना बाकी से काफी बड़ा है। अन्य शोधकर्ताओं ने सतह पर शल्क जैसी चीज देखी, लेकिन वे निश्चित थे कि यह मछली नहीं थी क्योंकि इसमें हड्डियां नहीं थी। कुछ शोधकर्ताओं को लगता है कि यह स्पंज हो सकता है, लेकिन चूंकि यह पौधा या जानवर था, यह पता नहीं है, इसलिए आगे और शोध जरूरी है जिससे उम्मीद है हमें जवाब मिलेंगे। नंबर 8। जैक वर्जिस के गायब होने का मामला एक रहस्य है जिसे कभी सुलझाया नहीं जा सका, और जब ये विवादास्पद वकील लापता था तब उसकी गतिविधियां आज भी अज्ञात हैं। लोगों को शक है कि वह कुछ गलत कर रहा था क्योंकि उसकी छवि अच्छी नहीं है, लेकिन वर्जिस ने अपने लापता रहने के समय के बारे में कभी बात नहीं की, इसलिए अधिकारियों को कुछ पता नहीं चला। वर्जिस एक फ्रांसीसी वकील था जिसे बाद में कम्युनिस्ट और उपनिवेशवाद विरोधी कार्यकर्ता के रूप में जाना गया। अपने जीवन के पहले दौर में वर्जिस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांसीसी प्रतिरोध सेनानी के रूप में सेवा की थी, लेकिन जब उसने रक्षा वकील के रूप में काम करना शुरू किया तो उसकी छवि तेजी से गिर गई। वह शैतान के वकील के रूप में प्रसिद्ध हुआ क्योंकि उसे युद्ध अपराधियों, कम्युनिस्टों और ऐसे लोगों का बचाव करना पसंद था जिनके बारे में समाज मानता था कि उन्हें उम्र भर जेल में रहना चाहिए। उसने रप्चर डिफेंस रणनीति अपनाई जिसमें अदालत की सत्ता को कमजोर कर अपने मुवक्किल के खिलाफ मामला नष्ट करता था। अधिकतर लोग मानते थे कि वर्जिस के कारण कई अपराधी आज़ाद हैं और उन्होंने कई जिंदगियां बर्बाद की, इसलिए उसके लौटने की जरूरत नहीं थी। कहा जाता है कि अल्जीरिया में उसके सबसे प्रमुख और सफल मामले वही थे। उस समय उसने अल्जीरियाई स्वतंत्रता संग्राम में अल्जीरियाई राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के सदस्यों का बचाव किया और 6000 तक आरोपियों का बचाव कर रही वकीलों की टीम का हिस्सा बन गया। यही उसने पहली बार रप्चर डिफेंस रणनीति अपनाई, जिससे कुछ लोग उसकी चतुराई से प्रभावित हुए। अधिकांश लोग उसे भ्रष्ट और चालाक समझते थे और उसे जान से मारने की कई धमकियां मिली। 1960 के दशक में उसने अल्जीरिया की नई सरकार का समर्थन किया और वामपंथी क्रांतिकारियों के पक्ष में आ गया। उसकी पत्नी जमीला बुहिरेद प्रसिद्ध अल्जीरियाई राष्ट्रवादी और उग्रवादी थी, जो 1957 में अल्जियर्स में अपने जघन्य कृत्यों के लिए राष्ट्रीय नायिका बनी। कई लोग मानते हैं कि विर्गिस
पत्नी की छाया में असंतुष्ट था और उसने फिलिस्तीनी उग्रवादियों का बचाव करना शुरू किया। वह उग्रवादी हमलों की महिमा करता था और जल्द ही लाखों लोगों में अलोकप्रिय हो गया। 1970 में उसने अपनी पत्नी और दोस्तों से कहा कि उसे एक सामान्य यात्रा के लिए स्पेन जाना है और फिर पूरे 8 साल तक वो नजर नहीं आया और उस समय के अधिकांश हिस्से में यह मान लिया गया था कि उसकी बदनामी आखिरकार उसी पर भारी पड़ गई थी और अब वह जीवित नहीं है। लेकिन 1978 में वह अचानक फिर से सामने आ गया और ऐसे अपनी जिंदगी जीने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और उसने ये नहीं बताया कि वह उस समय कहाँ था। उसकी पत्नी और बच्चे इस बात को लेकर आश्वस्त हो गए थे कि या तो उसे हिरासत में ले लिया गया है या फिर उसके विरोधियों ने उसका सफाया कर दिया है। उसने अपनी गैर मौजूदगी पर कहा कि वह बहुत निजी स्वभाव का आदमी है और मैं शीशे के पार चला गया था जहां मैंने प्रशिक्षण लिया, जोड़ा। कोई नहीं जानता कि उसने उस बयान से क्या मतलब निकाला था और उसके आगे के बयान तो हालात को और भी उलझा देते हैं। एक मौके पर उसने एक मीडिया आउटलेट को बताया कि उसे सांप बहुत पसंद है क्योंकि वे स्वभाव से गुप्त होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वह खुद था। उसने कहा कि उसे सांपों से अपनापन लगता है क्योंकि वे अंधेरे में रहना और अकेलापन पसंद करते हैं। 15 अगस्त 2015 को वर्जिन को घातक दिल का दौरा पड़ा और उनकी गुमशुदगी का राज भी उनके साथ चला गया। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि वे उन 8 सालों में कहाँ थे या क्या कर रहे थे जब उन्हें मृत समझा गया था। नंबर 7। हम सभी उस प्रसिद्ध दार्शनिक सवाल से परिचित हैं। अगर जंगल में कोई पेड़ गिरता है और वहां कोई नहीं होता तो क्या उसकी आवाज होती है? यह एक दिलचस्प विचार प्रयोग है जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं मिलेगा, जैसे 2018 में वॉशिंगटन में गिरे पेड़ों का रहस्य। ये घटना लेक क्विनॉल्ट के पास घटी, जो वॉशिंगटन राज्य के ओलंपिक प्राय द्वीप पर स्थित है, खासकर ओलंपिक नेशनल पार्क के क्विनॉल्ट वैली में। यह इलाका आमतौर पर दिन में घूमने वालों के लिए खुला रहता है, लेकिन झील के उत्तर हिस्से में ज्यादातर निजी घर है। यह इलाका 3 विशाल शंकुधारी पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो अपनी प्रजाति के सबसे बड़े खोजे गए पेड़ हैं। कुछ पेड़ 1000 साल से ज्यादा पुराने और गगनचुंबी इमारतों जैसे ऊंचे हैं। इस इलाके के पेड़ बहुत मजबूत और सहनशील माने जाते हैं, जिससे 27 जनवरी 2018 को जो हुआ उसका रहस्य और भी ज्यादा उलझन भरा हो जाता है। उस सुबह के घंटों में किसी तरह की एक ताकत ने इन पेड़ों में से करीब 110 पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया और इसका कोई भी कारण अब तक नहीं मिल पाया है। पहला सुझाव था कि तेज हवा यहां से गुजरी और पेड़ उसका सामना नहीं कर सके। पास के मौसम केंद्रों से संपर्क कर पुष्टि हुई कि उस समय इलाके में तेज हवाएं दर्ज नहीं थीं। रडार सिस्टम्स ने ऐसी हवाओं का संकेत नहीं दिया और मुख्य घटना उच्च और निम्न दबाव प्रणालियों का मिलना थी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पेड़ एक ऐसी घटना के कारण गिरे थे जिसे माइक्रोबर्स्ट कहा जाता है। जब माइक्रोबर्स्ट होता है तो एक नीचे की ओर चलने वाली हवा बनती है जो जमीन पर तेजी से गिरती है, लेकिन ये संभावना नहीं है कि उसमें इतनी ताकत होती कि वह पेड़ों को गिरा सके, खासकर यह देखते हुए कि वे कितने पुराने थे और उनकी जड़ें कितनी गहरी थीं। अगर पेड़ तेज हवाओं से गिरे होते तो हवाओं की रफ्तार 80 मील प्रति घंटा होनी चाहिए थी, जबकि उस सुबह इतनी रफ्तार दर्ज नहीं हुई थी। विशेषज्ञ हैरान रह गए कि गिरे पेड़ों का असर इतना तेज था कि वह रिक्टर स्केल पर छोटे भूकंप की तरह दर्ज हुआ। गिरे पेड़ों के तने टूट गए थे और उनकी ऊंचाई व वजन से कुछ नुकसान हुआ। यूटिलिटी लाइनों को गिरा दिया गया था और नॉर्थ शोर रोड पूरी तरह से बंद हो गई थी क्योंकि वह विशाल पेड़ों से अवरुद्ध हो गई थी। कुछ लोगों ने इस रहस्य की तुलना एक और प्रसिद्ध घटना तुंगुस्का घटना से की है, जिसे बाद में सुलझा लिया गया जब पता चला कि वह एक विशाल उल्का के वायुमंडलीय विस्फोट के कारण हुई थी। उस घटना में जल्दी ही तय हो गया था कि विस्फोट जिम्मेदार था, जबकि ओलंपिक नेशनल पार्क में गिरे पेड़ों की कोई स्पष्ट वजह नहीं मिली है। यह ज्ञात है कि उस सुबह ठीक 1:26 पर पेड़ गिरे थे क्योंकि उसी समय भूकंपीय गतिविधि दर्ज की गई थी, लेकिन विशेषज्ञ
रहस्य सुलझाने के करीब नहीं पहुंचे। उन्होंने वादा किया है कि वे जांच जारी रखेंगे। उम्मीद है कि कारण मिल जाएगा। नंबर 6, ग्वाटेमाला का पत्थर का बना सिर एक कलाकृति है जिसे 1950 के दशक में प्रलेखित किया गया था और तब से विशेषज्ञ यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे किसने बनाया था, यह उस क्षेत्र में कैसे पहुंचा जहां इसे खोजा गया था और यह किसका चित्रण करने के लिए था। लंबे समय तक यह सिर कहाँ मिला अज्ञात रहा, बस पता था कि यह ग्वाटेमाला के जंगल में है। ये स्थिति 1987 तक रही जब उस जमीन के मालिक ने जहां सिर मिला था इसके बारे में और जानने की कोशिश की। उसने उस अजीब कलाकृति की एक फोटो और उसका विवरण डॉक्टर ऑस्कर राफेल लारा को भेजा, जो न सिर्फ एक वकील थे बल्कि नोटरी और दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट भी थे। मालिक ने बताया यह फोटो 1950 के दशक में ली गई थी। इस खोज की जानकारी डेविड हैचर चिल्ड्रेस को एंशिएंट स्काइज न्यूज़लेटर पढ़ते समय मिली। उन्होंने तय किया कि वे खुद इस खोज की जांच करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने डॉक्टर लारा से संपर्क किया। लारा ने बताया कि वे जमीन के मालिक का पता लगाने में सफल हुए, जो बियानर परिवार का सदस्य है। उन्होंने जोड़ा कि पत्थर का सिरला डेमोक्रेसिया गांव से 6 मील दूर था और चिल्ड्रेस ने तुरंत वहां जाने की योजना बनाई। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि जल्द ही उन्हें डॉक्टर लारा से खबर मिली कि जब वे आखिरकार पत्थर का निरीक्षण करने के लिए उस जगह पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि पूरा स्थल नष्ट कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि क्रांतिकारियों ने सिर को 1 दशक से भी ज्यादा पहले पूरी तरह नष्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने इसे निशानेबाजी का अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया था। प्रतिमा का मुंह, आंखें और नाक नष्ट थी, फिर भी लारा कुछ माप ले सके। उन्होंने चिल्ड्रेस को बताया कि यह 16 फीट ऊंची थी और सिर में गर्दन भी थी। यात्रा के बाद ही वहां लड़ाई शुरू हो गई और लारा लौट नहीं सके, इसलिए पत्थर के सिर का रहस्य आज भी अनसुलझा है। इस मूर्ति से जुड़ी कई बातें विशेषज्ञों को हैरान कर चुकी है और शायद वे कभी अपने सवालों के जवाब नहीं पाएंगे। सबसे पहले जिन्होंने इस पत्थर को बनाया था उनके पास ऐसी कृतियों का अद्भुत ज्ञान था, लेकिन हमें नहीं पता कि वे कौन थे, क्योंकि कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जो उनकी पहचान बता सके। दूसरी बात, इस मूर्ति के चेहरे की बनावट समझ से बाहर है, क्योंकि डॉक्टर लारा को भेजी गई तस्वीरों में यह दिखा कि इसमें कोकेशियन विशेषताएं थी जो संभव नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जब यह सिर तराशा गया था उस समय तक कोई भी कोकेशियन खोजकर्ता उस क्षेत्र में नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा उस समय उस क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के ऐसे चेहरे के लक्षण नहीं थे जिससे कुछ लोगों को यह विश्वास हुआ कि जब इसे बनाया गया था तब कोई और शक्तियां काम कर रही थीं। इतिहासकारों ने बाह्यग्रही प्रभाव के विचार को खारिज किया है, जैसा कुछ पत्रिकाओं और टीवी शो में कहा गया था, और वे अब भी संभावित उत्तरों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन बीते दशकों में कोई प्रगति नहीं हुई है। नंबर 5, सामूहिक गायब होना एक डरावना लेकिन आकर्षक विषय है। इतिहास में दुनिया भर में इस तरह की कई सामूहिक गुमशुदगियां हुई हैं, लेकिन स्वीडन में ऐसा केवल एक ही बार हुआ है। ये मामला 3 पुरुषों गे कार्लसन, जेन डाल्शा और केल जोहानसन से जुड़ा है, जो गोथनबर्ग के एक शिपयार्ड में साथ काम करते थे। 29 जुलाई 1965 को उन्होंने एक ऐसा काम किया जो आज तक रहस्य बना हुआ है और स्वीडन के सबसे रहस्यमय मामलों में शामिल है। उस दोपहर अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद तीनों पुरुषों ने डाल्शा के भाई की कार इवॉल्वो लेने का फैसला किया और उन्हें गाड़ी में बैठते हुए देखा गया था। उसके बाद वे वहां से निकल गए। मामला यही जटिल हो जाता है क्योंकि इसे उसी दिन के एक और मामले से जोड़ा जाता है, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं मिला। उसी दोपहर 18 वर्षीय ह्यूमनिर लुनवेस्ट गोथनबर्ग होते हुए ल्यूसाकिल जा रहा था, लेकिन उसके पास अपनी कार नहीं थी। इसके बजाय उसने लिफ्ट लेकर यात्रा करने का फैसला किया और एक समय पर उसके परिवार को उससे एक पोस्टकार्ड मिला जिसमें बस इतना लिखा था, सब ठीक है, चिंता मत करो। वोल्वो में बैठे तीनों न घर लौटे न अगली शिफ्ट्स में पहुंचे। उनके दोस्तों और परिवार ने अलग अलग लापता होने की रिपोर्ट की, जिससे यह स्पष्ट नहीं हुआ कि वे साथ थे या नहीं। हालांकि यह बहुत संभव लगता है
और अधिकारियों का भी मानना है कि वे गायब होते समय साथ थे। जहां तक लुनवेस्ट की बात है, उसे फिर कभी नहीं देखा गया और चूंकि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बाद में दर्ज कराई गई थी, इसलिए यह पता नहीं चल पाया कि ये दोनों मामले आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं। यह सुझाव दिया गया है कि तीनों शिपयार्ड कर्मचारी वोल्वो चला रहे थे जब उनकी मुलाकात लुंडवेस्ट से हुई और उन्होंने उसे लिफ्ट देने का फैसला किया। तीनों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए हो सकता है उनका हादसा हुआ हो और वे किसी झील या जलाशय में गिर गए हों। ऐसा माना जाता है कि उनके पास उस दिन घर लौटने का पूरा इरादा था। इसके कई कारण हैं। तीनों पुरुषों ने अपना पैसा और पहचान पत्र समेत सारी निजी चीजें पीछे छोड़ दी थीं। तीनों में से एक की पत्नी ने हाल ही में बच्चा जन्मा था और परिवार के अनुसार वो अपनी मर्जी से नहीं जाता। एक सिद्धांत है कि गायब होने की घटनाएं उसी दिन शहर में हुए अपराध से जुड़ी हो सकती हैं। दो लोगों ने एक बैंक लूटने की कोशिश की थी, लेकिन बैंक कर्मचारियों ने उन्हें रोक लिया और जब वे भागने लगे तो कर्मचारियों ने उन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। आखिरकार लुटेरों ने अपने ऊपर के कपड़े उतार दिए, जिससे पता चला कि वे अंदर स्कूबा गियर पहने हुए थे और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने पानी के नीचे भागने की योजना बनाई थी। लेकिन एक आदमी ने गलती से खुद को गोली मार ली, जिससे वह भाग नहीं सका। उसे और उसके साथी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही एक तीसरे आदमी को भी। अधिकांश लोग मानते हैं कि इसका संबंध सामूहिक गुमशुदगी से है, लेकिन दोनों घटनाओं को जोड़ने का कोई सबूत नहीं मिला। बाद में खबरें आई कि लुनवेस्ट को सिंगापुर जैसी दूर जगहों पर देखा गया, लेकिन इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई और वह अपने 3 जहाज निर्माण स्थल के दोस्तों के साथ अब भी लापता हैं। कार्लसन के लापता होने के कुछ दिन बाद उनके अपार्टमेंट में उनकी स्वेटर पहने एक आदमी मिला। उसने बताया कि कार्लसन जीवित हैं और पब इलाके में मिल सकते हैं, पर वह सुराग बेकार रहा और उस अजनबी की पहचान नहीं हो सकी, जिससे मामले अनसुलझे रह गए। नंबर 4, 21 वर्षीय ह्यून सॉन्ग, जिन्हें उनके दोस्त और परिवार सिंडी के नाम से जानते थे, कि गुमशुदगी अब भी अधिकारियों के लिए पहेली है, क्योंकि 2001 में उनके साथ क्या हुआ इसका पता नहीं चल पाया है। उस समय सिंडी पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में छात्रा थी। वह सीनियर थी और इंटीग्रेटिव आर्ट्स पढ़ रही थी जब अचानक गायब हो गई और फिर कभी नहीं मिली। वह 2 नौकरियां कर रही थी और अगले साल वसंत में ग्रेजुएशन की तैयारी में थी, लेकिन एक रात रहस्यमय घटना के कारण वे अपनी योजनाएं पूरी नहीं कर सके। 31 अक्टूबर को उन्होंने हैलोवीन मनाने के लिए दोस्तों के साथ बाहर जाने का फैसला किया। वह खरगोश की पोशाक में थी, जिसमें काली स्कर्ट, सफेद टॉप और सिर पर खरगोश के कान थे। समूह ने अच्छा समय बिताया और सुबह 4 बजे से पहले लौटने का फैसला किया। वह और उनकी दोस्त अपार्टमेंट बिल्डिंग पहुंचे और सुबह 4 बजे से कुछ मिनट पहले छोड़ दिए गए। दोस्त ने उन्हें बिल्डिंग में जाते देखा और चली गई। इसके बाद क्या हुआ अब भी पता नहीं। सिंडी के लापता होने की रिपोर्ट के बाद जांचकर्ता उनके अपार्टमेंट गए और वहां देखकर हैरान रह गए। यह साफ था कि वो अपार्टमेंट के अंदर पहुंच गई थी, क्योंकि उनका बैकपैक उनके दरवाजे के पास ही रखा हुआ था। उन्होंने अपना मोबाइल फोन उसकी सामान्य जगह पर छोड़ दिया था और यहां तक कि पार्टी में पहनी हुई नकली पलकें भी उतार दी थीं। ऐसा माना जाता है कि वह सोने की तैयारी कर रही थी जब कुछ हुआ और वह गायब हो गई। तलाश के दौरान पता चला कि उनका पर्स, पहचान पत्र, क्रेडिट कार्ड और पहनी हुई खरगोश की पोशाक सब गायब थे। अपार्टमेंट अच्छी हालत में था, जबरन घुसपैठ के निशान नहीं मिले। उनके पड़ोसियों से पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने बताया कि उस सुबह उन्होंने कोई अजीब आवाज़ नहीं सुनी और इमारत में किसी संदिग्ध व्यक्ति को नहीं देखा। किसी ने भी कभी ये सुझाव नहीं दिया कि उन्होंने अपनी मर्जी से गायब होने का फैसला किया था, क्योंकि वो बहुत भरोसेमंद व्यक्ति थी और अपने फैमिली को बताए बिना कभी कॉलेज नहीं छोड़ती। वह सभी कक्षाओं में अच्छी थी, इसलिए उनके गायब होने का कारण नहीं था। उनके मामले के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से आगे आने की कई अपीलें की गईं, लेकिन कभी कोई गवाह सामने नहीं आया। किसी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने फिलाडेल्फिया के चाइना टाउन में उसकी तरह दिखने वाली महिला को जबरन कार में बैठते देखा। उस सुराग से कुछ नहीं मिला और यह साबित नहीं हुआ कि अगवा हुई महिला
सिंडी थी या नहीं। 2003 में एक व्यक्ति जिसका नाम पॉल विकली था, उसने बताया कि सिंडी का अपहरण ह्यूगो सेलिंस्की ने किया था, जो उस समय पेंसिल्वेनिया का एक जाना माना अपराधी था, और उसके साथ माइकल किरकॉफ्स्की भी था। लूजर्न काउंटी में जेलिंस्की के घर की तलाशी में अपराधों के सबूत मिले, लेकिन सिंडी के केस से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला। उसकी गुमशुदगी में किसी आपराधिक हरकत का हाथ था या नहीं, यह अज्ञात है, और सिंडी का अंजाम अब भी रहस्य है। उसका केस नंबर MP 3088 है, और जो भी उसकी गुमशुदगी के बारे में कोई और जानकारी रखता है, उससे अनुरोध है कि टाउनशिप पुलिस से 814 237 1172 पर संपर्क करे। एजेंसी केस नंबर 3701 3711 का हवाला देते हुए। नंबर 3, 2008 में 23 वर्षीय क्रिस्टीन वॉल्टर्स विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में बॉटनी और एथनोबॉटनी की पढ़ाई कर रही थी। वह योग और पिलाटेस से फिट रहती थी और अतिरिक्त पैसे के लिए इनकी क्लासेस भी लेने लगी। वसंत अवकाश के दौरान कॉलेज से दूर रहते हुए उन्होंने अपना अवकाश बढ़ाने का फैसला किया ताकि वह पोर्टलैंड ओरेगन की यात्रा कर सके। ये पता है कि वो डियरफील्ड विस्कॉन्सिन से निकलकर यूरिका कैलिफोर्निया पहुंची और वहां दोस्तों के साथ समय बिताया। उन दोस्तों के मुताबिक वहां रहते हुए उन्हें आध्यात्मिकता, वैकल्पिक जीवन शैली और पर्यावरणीय स्वास्थ्य में रुचि हुई। उन्होंने अपने परिवार से वादा किया था कि वह वहां रहते हुए संपर्क में रहेंगी, और कुछ समय तक उन्होंने अपना वादा निभाया भी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें उससे कम ही खबरें मिलने लगी। वो घर अक्सर पैसे मांगने के लिए फोन करती थी क्योंकि वो काम नहीं कर रही थी और उसके पास हमेशा पैसों की कमी रहती थी। उस साल 12 नवंबर को अर्काडा शहर के एक निवासी ने पुलिस को फोन किया कि क्रिस्टीन उनके दरवाजे पर आ गई है। दरवाजा खोलते ही वे हैरान रह गए कि क्रिस्टीन बिना कपड़ों के और शरीर पर खरोंचों के साथ भ्रमित थी। पुलिस उसे उस घर से सेंट जोसेफ हॉस्पिटल ले गई, जहां स्टाफ ने देखा कि क्रिस्टीन डरी हुई थी। जब उससे पूछा गया कि आखिर उसे इतना डर किस बात का था, तो उसने कहा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह ये नहीं बता सकी कि उसे ऐसा क्यों लगा या किसने उसे ऐसा सोचने पर मजबूर किया। वह यह भी ठीक से याद नहीं कर पा रही थी कि वह उस घर में कैसे पहुंची, लेकिन वह बार बार यही दोहरा रही थी कि उसके पीछा करने वाले उसे कहीं भी ढूंढ लेंगे, चाहे वह जहां भी जाए। जैसे ही अस्पताल के कर्मचारियों ने क्रिस्टीन को छुट्टी देने के लिए पर्याप्त स्वस्थ माना, उसे एक मोटेल ले जाया गया। उसने कहा कि वह मोटेल में रहकर घर लौटने की योजना बनाएगी। अपने परिवार से संपर्क करने के बाद उसके परिवार ने उसके बैंक खाते में फ्लाइट टिकट और अन्य खर्चों के लिए $1000 जमा किए। यह ज्ञात है कि उसने यूरिका में एक कॉपी सेंटर का दौरा किया था क्योंकि उसकी मां ने वहां उसकी उड़ान के लिए आवश्यक कुछ दस्तावेज भेजे थे। उसे CCTV सुरक्षा फुटेज में देखा गया था और वह घबराई हुई लग रही थी। कागजात को अपने सीने से कसकर पकड़े हुए थी, इससे पहले कि वह दुकान से बाहर निकली। उसके खाते में जमा की गई राशि का कभी उपयोग नहीं किया गया, और जब उसके परिवार को 17 नवंबर तक उससे कोई खबर नहीं मिली, तो उन्होंने पुलिस से संपर्क कर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। तलाशी के दौरान उसका बैकपैक अर्काडा के ग्रीन इवोल्यूशन सेंटर में मिला। जांचकर्ताओं को पहचान पत्र और पैसे मिले जो उसने खोए बताए थे। माना जाता है कि अस्पताल ले जाने से पहले उसने बैकपैक वही छोड़ा क्योंकि वह आर्काडा कम्युनिटी फॉरेस्ट में हाइकिंग पर जाने की योजना बनाती थी, तो वह हमेशा ऐसा करती थी। जांच में पता चला कि क्रिस्टीन ने भ्रमित होने से पहले एक अवैध समारोह में हिस्सा लिया था। ऐसा माना जाता है कि उसने एक अवैध पदार्थ के साथ साथ एक नियंत्रित पदार्थ का सेवन किया था और उसके बाद उसे मतिभ्रम होने लगा था। इन पदार्थों के बारे में जाना जाता है कि ये भ्रम, वहम और उन्माद पैदा करते हैं, खासकर उन लोगों में जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। क्रिस्टीन कभी नहीं मिली और उनका परिवार जवाब के लिए बेताब है। जो भी व्यक्ति उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी रखता है, उससे अनुरोध है कि वह हम्बोल्ट काउंटी शेरिफ कार्यालय से संपर्क करे। 707-445-7251। क्रिस्टीन का नाम केस नंबर MP 5477 है। नंबर 2, आमतौर पर जब कोई व्यक्ति
आसमान में अजीब रोशनी देखने की रिपोर्ट करता है और मानता है कि उसका स्रोत कोई बाहरी अंतरिक्ष यान है, तो उसे कुछ हद तक संदेह की नज़र से देखा जाता है। पापुआ न्यू गिनी की घटना की रिपोर्ट एक एंग्लिकन पादरी ने की थी, इसलिए कई लोग उसे सच मानते हैं। 1959 में ऑस्ट्रेलियाई पादरी विलियम गिल ने अपने दोस्त रेवरेंड डेविड ड्यूरी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कुछ बेहद अजीब बात का जिक्र किया। उन्होंने पत्र की शुरुआत यह कहकर की कि वह इस बात को लेकर और भी अधिक आश्वस्त होते जा रहे हैं कि पृथ्वी पर बाहरी अंतरिक्ष से आए जीव आ रहे हैं, क्योंकि हाल के समय में इस क्षेत्र में कई विश्वसनीय रिपोर्टें दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि ज्यादातर रिपोर्टें बोयानाई में देखे जाने के बाद दर्ज की गईं और कई यान माउंट पुटी के ऊपर मंडरा रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी उस साल 9 अप्रैल को इन रोशनी में से कुछ को देखा था और ये रात भर कई अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई दी थी। गिल को रिपोर्टों पर शक था, लेकिन खुद रोशनियां देखकर उन्हें यकीन हो गया कि पापुआ न्यू गिनी के आसमान में कुछ अजीब है। लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्हें अभी भी वैज्ञानिक सबूतों की जरूरत है, इससे पहले कि वे इन रोशनियों को बाह्य ग्रहीय गतिविधि से जोड़ सके। उन्होंने सुझाव दिया कि ये रोशनियां किसी तरह की विद्युत विसंगति के कारण बनी होंगी या फिर लगभग 15 साल पहले नागासाकी और हिरोशिमा में हुई परमाणु विस्फोटों के कारण ये किसी तरह से जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने माना कि उनके सहायक ने अजीब रोशनियों के साथ तश्तरी जैसा यान देखा था, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद उनका दिमाग उन्हें धोखा दे रहा था, क्योंकि ऐसी तस्वीर उन्होंने किसी किताब या पत्रिका में देखी होगी। उन्हें लगा कि अगर यान असली थे तो शायद वे रेडियो नियंत्रित होंगे, क्योंकि वे मान नहीं सकते थे कि उनमें आदमी के आकार की कोई चीज हो। गिल इस मामले पर स्पष्ट थे, लेकिन अगले दिन उनकी राय बदल गई। ड्यूरी को लिखे दूसरे पत्र में उन्होंने बताया कि पिछली रात कुछ लोगों के साथ मिलकर उड़न तश्तरियों को 4 घंटे तक देखा और अब उन्हें इसमें गैर मानव पायलट होने में कोई संदेह नहीं था। उन्होंने आगे यह बताया, उस रात 6:45 बजे उन्होंने आकाश में एक तेज रोशनी देखी, जैसा कि कई अन्य लोगों ने भी देखा, जो सभी यह देखने के लिए इकट्ठा हो गए कि आगे क्या होगा। 4 लैंडिंग पैरों वाला तश्तरीनुमा यान पास आकर समूह के ऊपर मंडराने लगा। अंदर उन्होंने 4 अजीब जीवों को घूमते हुए देखा। हर 4 सेकंड में उस यान से उन पर नीली रोशनी पड़ती थी और अगले 45 मिनट तक वह वहीं स्थिर रहा। आखिरकार वह चलने लगा और अद्भुत गति से ऊपर रात के आसमान में गायब हो गया। जैसे ही समूह ने सोचा घटना खत्म हो गई, अचानक छोटे यानों का एक समूह नीचे आया और 20 मिनट बाद पहला यान लौट आया। इन सभी यानों ने अगले 2.5 साल तक उस इलाके में डेरा डाले रखा और वे तभी नजरों से ओझल हुए जब बादल छाने लगे। अगली रात ये सभी यान फिर से लौट आए और उनके अंदर पायलट भी मौजूद थे। गिल ने देखा कि 2 प्राणी तश्तरी के पीछे उपकरण समायोजित कर रहे थे, जबकि तीसरा भीड़ को घूर रहा था। गिल देख देख कर थक गया था, तो उसने आकृति की ओर हाथ हिलाया। हैरानी की बात थी कि आकृति ने भी जवाब में हाथ हिलाया। समूह के एक सदस्य ने तश्तरी की ओर अपने दोनों हाथ हिलाए तो आकृतियों ने उसकी नकल की। आखिरकार वह तश्तरी थोड़ी दूर चली गई और जल्द ही बादलों ने उसे फिर से नजरों से ओझल कर दिया। अगली रात 8 तश्तरियां दिखी और एक समय पर गिल ने जोरदार विस्फोट सुना, पर उसका स्रोत नहीं पता चला। इन घटनाओं की कोई व्याख्या नहीं हुई, लेकिन उन रातों में वहां मौजूद कई लोगों ने गिल के बयानों की पुष्टि की। पापुआ न्यू गिनी की घटना एक रहस्य है जिसे शायद कभी सुलझाया नहीं जा सकेगा। नंबर 1, मॉड क्रॉफर्ड निस्संदेह असाधारण महिला थी। वो 1920 के दशक में बड़ी हुई, जब महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलते थे और अधिकतर महिलाएं शादी के बाद घर और पति का ध्यान रखती थीं। लेकिन मॉड ने इस परंपरा के खिलाफ कदम उठाया। उन्होंने हाई स्कूल में अपनी कक्षा में अव्वल रहकर पढ़ाई पूरी की और आगे चलकर वकालत की परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, जबकि उन्होंने कभी कानून की पढ़ाई नहीं की थी। 1927 में वह कैम्पडेन, टेक्सास की पहली महिला वकील बनी और अंततः नगर परिषद की पहली महिला सदस्य भी बनी। उन्होंने कई संगठनों की अध्यक्षता की और 1954 में उन्हें शहर की
वुमन ऑफ द ईयर चुना गया। 3 साल बाद वह एक रहस्यमय घटना का शिकार हुई जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। हालांकि जानने वालों ने पूरी कोशिश की। उस समय वह और उनके पति क्लाइड अपने बड़े घर के कुछ कमरे 4 महिला किराएदारों को किराए पर देते थे और 2 मार्च 1957 को इनमें से कोई भी घर पर नहीं था। मॉड घर पर अकेली थी, जो बहुत कम होता था क्योंकि उनकी चारों किराएदारें सप्ताहांत के लिए घर गई थीं। उनकी कजिन मार्था ने बताया कि रात 8:30 बजे उनकी और मॉड की फोन पर बात हुई थी। उन्होंने यह भी बताया कि उस रात उन्हें और उनके पति को मॉड से मिलने जाना था, लेकिन उन्होंने एक दोस्त के साथ रुकने का फैसला किया, इसलिए उन्हें अपनी योजना रद्द करनी पड़ी और वे अगले दिन ही मॉड के घर पहुंचे। हालांकि मॉड इस बात से थोड़ी निराश थी कि मार्था उस रात नहीं आ पाएंगी, लेकिन वह इस बदलाव से बिल्कुल भी नाराज नहीं थी और मार्था के अनुसार जब उनकी बातचीत खत्म हुई तो मॉड का मूड अच्छा था। क्लाइड शराब पीकर फिल्म देखकर घर लौटा तो मॉड वहां नहीं मिली। उसकी सारी चीजें घर में थी, कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पुलिस ने कहा कि वह अपनी मर्जी से नहीं गई क्योंकि उसने उसी हफ्ते बाद में करीब 30 महिलाओं की एक टीम मीटिंग आयोजित कर रखी थी और उसके गायब होने का कोई कारण नहीं था। क्लाइड को कुछ समय तक संदिग्ध माना गया क्योंकि वे सामान्य जोड़े जैसे करीब नहीं थे, लेकिन चूंकि मॉड घर की मुख्य कमाने वाली थी इसलिए उसके पास उसे नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं था और उस पर से शक हटा लिया गया। फिर शक हुआ कि किसी संगठित अपराध गिरोह से जुड़ा कोई व्यक्ति जिम्मेदार है, मगर इसका कोई सबूत नहीं मिला। आखिरकार यह तय किया गया कि मॉड की गुमशुदगी वास्तव में किसी आपराधिक हरकत का नतीजा थी, लेकिन कभी भी किसी को दोषी के रूप में पहचाना नहीं गया और उनका मामला कभी सुलझ नहीं पाया। जो भी व्यक्ति उनके मामले से जुड़ी कोई नई जानकारी रखता है वह कैमडेन पुलिस विभाग से 870 836 5755 पर संपर्क करे। मोड का नामस केस नंबर MP 50,978 है। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे सभी आने वाले वीडियो से अपडेट रह सके। लेकिन मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा।